नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ट्यूनीशिया आतंकवाद के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में आईटी और हस्तशिल्प से जुड़े सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। 350 ट्यूनीशियाई छात्रों को भारतीय संस्थानों में दी जाएगी ट्रेनिंग। केंद्र सरकार का असम से लगी बांग्लादेश सीमा सील करने का आदेश। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला, अगले साल जून तक काम होगा पूरा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पार्टी अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। विपक्ष ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पर हिंसा। एसपी समेत 12 लोगों की मौत। पुलिस ने की उपद्रवियों की पहचान। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। और फ्रेंच ओपन में सानिया और पेस का शानदार खेल। जोड़ीदारों के साथ मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सेरेना विलियम्स को करनी पड़ी मशक्कत। भारत और ट्यूनीशिया ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हबीब असीद की मौजूदगी में 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश उद्योग से लेकर पर्यटन तक के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने पर राजी हुए हैं। उपराष्ट्रपति कल मोरक्को से ट्यूनीशिया पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की संसद के स्पीकर और सांसदों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया प्रधानमंत्री हबीब असीद के बीच मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर बात हुई। इसमें द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा शामिल है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हबीब असीद ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की वकालत की, तो उपराष्ट्रपति ने आईटी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। Our discussions on bilateral relations focused on ongoing economic partnership and on incorporating newer areas of collaboration in information technology and education. दोनों देशों के बीच एक दूसरे के पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और डिजिटल इकोनॉमी समेत आईटी के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अगले 5 साल में 350 ट्यूनीशियाई छात्रों को भारतीय संस्थानों में ट्रेनिंग देने को भी राजी हुआ है। ट्यूनीशिया और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस साल के आखिर में संयुक्त बैठक होगी। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग पर भी राजी हुए हैं। We have also signed 2 memoranda of understanding for collaboration in information technology and for promotion of traditional handicrafts. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन पर ट्यूनीशिया की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने का भरोसा भी दिलाया। इससे पहले उपराष्ट्रपति बारो नेशनल म्यूजियम और प्राचीन जैतोना मस्जिद देखने भी गए। आज उनकी मुलाकात ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी एसेप्सी से होगी। विशाल जैन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से सटी असम की सीमा पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है। इस काम को अगले साल जून तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह आदेश जारी किया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश से लगी असम की सीमा सील करने का वादा किया था। गृहमंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, रडार, यूजी सेंसर, ऑप्टिकल फाइबर, इंफ्रारेड सेंसर शामिल होंगे और इन्हें कमान और नियंत्रण व्यवस्था से जोड़ना होगा। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, जिसमें से 284 किलोमीटर असम में है। बहरहाल असम में 122 जगहें ऐसी हैं जहां कोई फिजिकल बैरियर नहीं खड़ा किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार को सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद उपद्रवियों ने पहले पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बाद में गोलीबारी शुरू हुई। हिंसा में एक एसपी समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एसपी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष कुमार शामिल हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस जवाहर बाग में बागवानी विभाग की करीब 250 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले ही प्रशासन ने नोटिस देते हुए 24 घंटे में जवाहर बाग को खाली कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी बाग को खाली नहीं किया गया। इस आज की एक जो हम एक विधिवत क्रिया करने जा रहे थे उसमें उन्होंने बाधा की और उन्होंने हम पे अटैक किया। अब निश्चित रूप से ये पार्क खाली करा दिया गया है। पूरी की पूरी जांच कमिश्नर को दे दी गई है शासन के द्वारा। हमें निश्चित रूप से उनकी जांच का वेट करना होगा और जैसी जांच का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। गुजरात में 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी में दंगे मामले में कल अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 24 लोगों को दोषी करार दिया है। बाकी 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हो गई थी। 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड के शिकार लोगों के परिजनों को न्याय मिल गया। 2002 गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल समेत 36 लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने दंगों के पीछे किसी साजिश की बात नहीं मानी। 24 लोगों का, इसमें से 13 लोग ऐसे हैं कि जिसको माइनर ऑफेंसेस में माना है, 11 को मेजर ऑफेंसेस में माना है और 13 को जो माना है अप टू 436 दैट इज डिस्ट्रॉइंग अ हाउस, इसमें माना है। कोर्ट ने 24 में से 11 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है। वहीं 13 दोषियों को दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मुकदमे में कुल 66 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 6 की मौत सुनवाई के दौरान हो गई थी। अदालत इस मामले में 6 जून को सजा सुनाएगी। दंगे की पीड़िता जकिया जाफरी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। दूसरे पीड़ितों ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। सजा तो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैं जानती हूँ। चालू रहेगी। अब अभी नहीं, अभी खत्म हो गई होती, लेकिन अभी सब ऐसा हुआ है तो चालू रहेगी। फिर मुझे वकीलों को सौंपना पड़ेगा मेरा काम। गुलबर्ग हत्याकांड में भी फांसी दे और आजीवन की सजा दे तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन होगा। पीड़ितों की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। मामले की सुनवाई 2009 में शुरू हुई थी। विशेष अदालत ने सितंबर 2015 में मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले की लड़ाई लड़ रही सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने भी कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। मिक्स्ड रिएक्शन को देखकर जहां पे हमें लगता है कि एविडेंस को सही ढंग से जज साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया है, हमारा कानूनी अधिकार लेकर हम जरूर इसको अपील करेंगे। 28 फरवरी 2002 को भड़की हिंसा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने गुलबर्गा सोसाइटी पर हमला कर दिया था। इस हमले में 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गुलबर्गा सोसाइटी मामला 2002 के गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है, जिनकी जांच उच्चतम न्यायालय की ओर से बनी एसआईटी कर रही है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में आए फैसले पर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है और मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। गुलबर्गा के मामले में एक अत्यधिक भयानक सांप्रदायिक दंगे में जो घटना हुई, उसमें कन्विक्शन सभी का होना चाहिए था, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों बचाने में लगे हों तो क्या उम्मीद करें। दंगा के जो बेनिफिशियरी थे, जो पॉलिटिकल पर्सन थे, वहां तक कानून अभी तक नहीं पहुंचा है। ये मामला भी न्यायाधीन है, इसलिए वहां तक भी पहुंचे और जो साजिश में शामिल थे उन लोगों को भी पनिशमेंट हो
ऐसा सब लोग चाहते हैं। कई बार दोषी लोग भी बरी हो जाते हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं होता है और सबूत और साक्ष्य इकट्ठा करना पुलिस का काम होता है। इस मामले में इन्वॉल्वमेंट था वहाँ की पूरी सरकार का, तो ये तो साक्ष्यों के हेराफेरी की तो पूरी संभावना थी हर स्टेज पर। उन दंगाइयों को सजा मिली है। इससे एक बात तो स्पष्ट हुई है कि हमारे देश में इंसाफ देर से ही सही लेकिन मिलता है। तो कम से कम थोड़ा मरहम लगेगा। जो जख्म दिए गए हैं वो जख्म तो खैर नासूर बन चुके हैं, लेकिन थोड़ा मरहम लगेगा और उसकी आवश्यकता है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। इस मामले में कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करके राज्य इकाई की रिपोर्ट सौंपी। फडणवीस ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। वहीं विपक्ष जमीन घोटाले के आरोपों से घिरे एकनाथ खड़से को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहा है। जो मसले सामने आए हैं उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को मैंने दी है, उसके ऊपर उनसे चर्चा भी हुई है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के फोन कॉल विवाद में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है और उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही आम आदमी पार्टी की पूर्व सदस्य अंजलि दमानिया गुरुवार से मुंबई में भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। 3 कमेटी मेंबर की जो जस्टिस हाईकोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, ऐसी कमेटी बन करके वो इसको मॉनिटर करे, 6 मंथ्स में इसकी इंक्वायरी हो जाए और आने वाले 6 महीने में उस पर ट्रायल हो जाए। यही हमारी डिमांड है और इसे लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने एकनाथ खड़से को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। वहीं सरकार में शामिल शिवसेना ने इस मामले में मुख्यमंत्री से सफाई मांगी है। मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर खाऊंगा ना खाने दूंगा तो एकनाथ खड़से पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करें ताकि और देश को जवाब दें। अगर आज हमारे ही सरकार में किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि जवाब देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है। हालांकि एकनाथ खड़से और बीजेपी नेता इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एकनाथ खड़से पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व मंत्री के पद का बेजा फायदा लेते हुए गलत स्टाम्प ड्यूटी देकर जमीन अपने परिवार के नाम से खरीदी है। इससे पहले उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से फोन पे बातचीत के आरोप लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी राज्य में खुद की पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। अजीत जोगी पार्टी आलाकमान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अजीत जोगी 6 जून को राज्य के मरवाही में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति की घोषणा होगी। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि राज्य में पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अपनी खुद की पार्टी बनाने के बारे में अजीत जोगी 6 जून को फैसला लेंगे। असली कांग्रेस कहे या विचारधारा जो रमन सिंह को परास्त कर सकती है वो अब यहाँ नहीं है। एक भी विधायक को हमने नहीं कहा है कि आप उस दिन आइए। हम चाहेंगे कि वो जहाँ है वहीं रहकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं, अपनी स्थिति सुधारें। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मौका देने की बात कह रहे हैं। जोगी के पार्टी को अलविदा कहने पर कांग्रेस को अपने एक बड़े वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी का उन्हें मनाने का कोई विचार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का सौदा करोड़ों रुपए लेकर कर दे, उसका चले जाना ही कांग्रेस के लिए हितकर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंतर्कलह और अजीत जोगी के नए पार्टी बनाने के फैसले से उन्हें फायदा होगा। रमन सिंह मुक्त नहीं करने जा रहे हैं, न भाजपा मुक्त करने जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस मुक्त की जो हमारी राष्ट्रीय कल्पना है उसको मूर्त रूप देने के लिए कांग्रेस को यहाँ अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए और जोगी जी की यह पहल जो है ये बल्कि कांग्रेस मुक्त होगी और भाजपा युक्त होगी छत्तीसगढ़। इस साल की शुरुआत में अंतागढ़ टेप कांड सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके विधायक बेटे अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया।
इसके साथ ही अजीत जोगी को भी 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की गई थी। फिलहाल मामला कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब कांग्रेस के लिए मेघालय में भी मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईमेल के जरिए चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही है। चिट्ठी में प्रदेश अध्यक्ष डीडी लापांग की बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बारे में भी लिखा गया है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों के बीजेपी के साथ संपर्क का भी जिक्र किया गया है। हालांकि राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेघालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंसेंट पाला ने राज्य में उत्तराखंड जैसी संभावनाओं से इनकार किया है। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। नई पॉलिसी कुछ इस तरह की बनी है कि जिसके बाद एक बड़ी कंपनियों का कॉकस तैयार हो सकता है। नई माइनिंग पॉलिसी में न केंद्र का विवेकाधिकार है, न राज्य का विवेकाधिकार है और आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। करप्शन के लोगों पर, आरोपियों पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो लोग दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी 2014 में, 3 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था काले धन को लेकर, दूसरा मुद्दा था लोगों के अकाउंट में पैसे लाने को लेकर, तीसरा था महंगाई। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। कुछ मात्रा में काला धन आया भी है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है कि काला धन वापस नहीं आया। देखिए तरकश, शनिवार रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों के विकास को लेकर पूरी तरह समर्पित है। ओडिशा के बालासोर में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन सरकारों की गलत नीतियों के कारण लोग अब भी गरीब हैं। ओडिशा के बालासोर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश योजनाओं में जन भागीदारी की रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता एक साथ मिलकर समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आए। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर भूभाग में संतुलित विकास होना चाहिए। हर किसी को विकास का अवसर मिलना चाहिए, हर किसी को विकास का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से देश के पश्चिमी छोर में विकास नजर आ रहा है, उसी तरह पूर्वी और उत्तरी प्रदेश में भी विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारी सारी योजनाओं में चाहे रेल का काम करना हो, चाहे रोड का काम करना हो, चाहे बंदरों का विकास करना हो, चाहे स्कूल खोलने हो, चाहे यूनिवर्सिटीज खोलनी हो, हर बात में हमारी सरकार ने उड़ीसा समेत पूर्व के प्रदेशों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री के बालासोर दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका तीसरा ओडिशा दौरा है। इससे पहले 21 फरवरी को उन्होंने किसानों की रैली को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि सरकार 5,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 25 छोटे खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर बनाने की तैयारी में है। अपने मंत्रालय के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में छोटे फूड पार्क और 100 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उचित नियम और दिशा निर्देश तैयार कर रही है। मेरी विजन एफडीआई खोलने का, मल्टी ब्रांड खोलने का ये था कि किसान के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। तो ये एफडीआई का मैंने एक लालच देके ये उसका परसेंटेज, तो इससे यही होगा कि वही किसान के पास वो कोल्ड स्टोरेजेस भी बनेंगे, वो कोल्ड चेन्स, वो ग्रिड्स।
मेडिकल परीक्षा प्रणाली के बदलाव के विरोध को लेकर राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकार ने भी इस मामले में सख्त रवैया अख्तियार करते हुए नए विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टरों को हॉस्टल भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर और राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ सरकार नियमों का हवाला देकर सख्त कदम उठा रही है, तो दूसरी तरफ हड़ताल पर गए डॉक्टर भी झुकने को तैयार नहीं हैं। हड़ताल के फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए राज्य सरकार ने फर्स्ट ईयर के 583 रेजिडेंट डॉक्टरों को बर्खास्त करने के बाद सभी को हॉस्टल खाली करने के लिए कह दिया। साथ ही नए छात्रों के दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। पढ़े लिखे लोग हर छोटे मसले पर लेके हड़ताल करके उन गरीब मरीजों की जिंदगी से खेलें जिनका कल ऑपरेशन होना है, जो वेंटिलेटर पर है, जो आईसीयू के अंदर है। इसको अमान्य नहीं कहें तो क्या कहें? राज्य सरकार का कहना है कि मेडिकल परीक्षाओं की जांच राज्य से बाहर कराने का फैसला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का है और इसके खिलाफ किसी दूसरे राज्य में हड़ताल जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया। रेजिडेंट डॉक्टरों की बर्खास्तगी के बाद सरकार सभी व्यवस्थाओं पर विचार कर रही है। वहीं हड़ताल पर गए डॉक्टर अपनी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। डॉक्टरों ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। क्या ना जाने सरकार क्या क्या कार्रवाई करना चाहती है, वो सरकार की मंशा है। हम तहे दिल से उन सब मंशाओं के ऊपर खड़े उतरेंगे, जो वो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पब्लिक की संवेदनाओं के साथ न तो हम खिलवाड़ होने देंगे और न हम कहते हैं सरकार को कि यदि खिलवाड़ करते हैं तो हम रोड पे भी खड़े हो जाने के लिए तैयार हैं। 4 दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1150 अतिरिक्त डॉक्टरों को राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में लगाया है। नई भर्तियों को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को भी अधिकृत कर दिया गया है। इसके लिए 3 जून से साक्षात्कार भी लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय ने भारत की बातचीत की प्रक्रिया से पीछे हटने के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कश्मीर दोनों देशों के तनाव का कारण नहीं है। इसकी वजह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है और इसे भारत के आंतरिक मामले में दखल बताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा कि वो सबसे पहले कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को हटाए। भारत ने पाकिस्तान चीन कॉरिडोर पर एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने आरोप लगाया है कि भारत बातचीत से बचने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव की वजह कश्मीर है। We completely reject the insinuations by vested interests against India, which has rightful sovereignty over the entire state of Jammu and Kashmir. We also stress that there are no global dimensions of the Kashmir issue except in the minds of those who seek to needlessly internationalize a bilateral matter. Pakistan needs to vacate its illegal occupation of parts of Jammu and Kashmir and address the suffering caused to millions in those parts. और बात मौसम की। मॉनसून तय समय से 4 या 5 दिन बाद केरल तट पर दस्तक देगा। मौसम विभाग ने 6 और 7 जून तक केरल के तट पर मॉनसून की पहली बारिश होने की बात कही है। इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मॉनसून के लिए अभी लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून केरल के तट पर दस्तक देगा। केरल के तटीय इलाकों में 6 या 7 जून तक मॉनसून की पहली बरसात हो सकती है। राहत की बात यह है कि इस बार मॉनसून के सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। 2016 का दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जो कि जून से सितंबर की वर्षा है वो सामान्य से दीर्घ अवधि औसत से अधिक होगी और इसका तात्पर्य यह है कि ये 104 से 110% की रेंज में होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत में बादलों के सामान्य से 13% ज्यादा बरसने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक देश के अधिकतर इलाके बारिश से तरबतर होंगे। मॉनसून उत्तर पश्चिमी भारत के लिए दीर्घ अवधि औसत की अनुपात में 108%, मध्य भारत में 113% और दक्षिणी प्रायद्वीप भूभाग में 113% तथा उत्तर पूर्वी भारत के लिए 94% की संभावना है। भूमध्य रेखा से मानसून की हवाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इसलिए 6 जून के आसपास केरल, कर्नाटक
और गोवा में दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही नम हवाओं से बारिश का सिलसिला तेजी पकड़ेगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बरसात शुरू होते ही अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अमेरिका का टेक्सास प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में आकर यहां कम से कम 6 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजोस नदी पिछले 103 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है। बाढ़ का पानी कई शहरों में घुस गया है और इधर फ्रांस में सेन नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी पेरिस में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐतिहासिक लावरे म्यूजियम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इधर जर्मनी के बावरिया में बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग अभी भी बाढ़ में जगह जगह फंसे हुए हैं। तेल उत्पादन फ्रीज करने को लेकर वियना में हुई ओपेक देशों की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। तेल उत्पादन को लेकर ओपेक देशों ने अपनी पुरानी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद तेल की कीमतों में जल्द ही कोई बढ़ोतरी होने की संभावना कम हो गई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच की राजनीतिक तनातनी का असर ऑस्ट्रिया में हुई ओपेक बैठक में साफ दिखाई दिया। ईरान का कहना है कि तेल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने से पहले की अपनी हिस्सेदारी के स्तर तक पहुंचे बिना तेल उत्पादन का स्तर फ्रीज करना उसके हित में नहीं है। Iran, they still want to produce their pre-sanction quantity, and also we have another country is missing from the market, Libya. It's very difficult to do, but at this time now the number that we are producing is reasonable to the market. The market is accepting it. The price is improving. सऊदी अरब ने भी साफ किया है कि उत्पादन में कटौती से जुड़े किसी भी फैसले में ईरान को भी शामिल किया जाना जरूरी है। If there is for any reason a shortage in the market, Saudi Arabia is called upon to meet the demands of the global economy and our customers. We will do what we have to do. ओपेक देश पिछले 18 महीने से तेल उत्पादन को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। इस बीच पिछले 1 महीने के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 9% का इजाफा हुआ है। बैठक में कतर समेत कई देशों ने कहा कि उत्पादन कम किए बिना ही तेल कीमतें स्थिर करने के तरीके खोजे जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें फ्रेंच ओपन की। भारत की सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस अपने अपने जोड़ीदारों के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में सानिया और क्रोएशिया के इवान डोडिस की जोड़ी ने चीनी ताइपेई की योंग जांगचान और बेलारूस की मैक्स मिनेई को हराया। सानिया डोरिक ने 3 सेट तक चले इस मुकाबले को 6-1, 3-6, 10-6 से जीत लिया। सेमीफाइनल में सानिया और डोडिस का सामना फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादनोविच और पियरे हर्बर्ट की जोड़ी से होगा। सानिया ने आखिरी बार मिश्रित युगल खिताब 2014 में यूएस ओपन के रूप में जीता था। तब उनके जोड़ीदार ब्राजील के ब्रूनो सोरेस थे। वहीं लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रूनो सोरेस और एलेना वेस्नीना की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पेस और हिंगिस ने मुकाबला आसानी से 6-4, 6-3 से जीत लिया। पेस और हिंगिस ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 4 बार सर्विस ब्रेक की। दूसरी तरफ दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हालांकि इसके लिए सेरेना को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्वार्टर फाइनल में सेरेना ने पहला सेट हारने के झटके से उबरते हुए कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा को हरा दिया। सेरेना ने मुकाबला 5-7, 6-4, 6-1 से जीत लिया। सेमीफाइनल में सेरेना का मुकाबला हॉलैंड की केकी बोर्टेंस के साथ होगा। बोर्टेंस ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की तिमिया बासिंस्की को लगातार सेटों में 7-5, 6-2 से हराया। महिला एकल वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल 4थी सीड स्पेन की गर्बाइन मुरुगजा और ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर के बीच खेला जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत ट्यूनीशिया आतंकवाद के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में आईटी और हस्तशिल्प से जुड़े सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। 350 ट्यूनीशियाई छात्रों को भारतीय संस्थानों में दी जाएगी ट्रेनिंग।
केंद्र सरकार का असम से लगी बांग्लादेश सीमा सील करने का आदेश। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला, अगले साल जून तक काम होगा पूरा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पार्टी अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट, विपक्ष ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पर हिंसा, एसपी समेत 12 लोगों की मौत। पुलिस ने की उपद्रवियों की पहचान, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। फ्रेंच ओपन में सानिया और पेस का शानदार खेल, जोड़ीदारों के साथ मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सेरेना विलियम्स को करनी पड़ी मशक्कत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।